अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज असदुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद में कोरोना का वैक्सीन लिया, पहला डोज़ लिया। साथ में उनकी वाइफ भी थी और उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह के अफ़वाह में ध्यान ना दें, आप जाके ज़रूर वैक्सीन लें। और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को कहा कि आप बुज़ुर्गों को आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन दिलाएं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में कोरोना का बढ़ना, असदुद्दीन अवैसी साहब ने सभी लोगों को सतर्क रहने की गुजारिश की और सभी से अपील की कि आप कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लें। अल्लाह ताला आपको ख़ुद बोलता है कि आप अपनी जान की हिफाजत करें, इसीलिए आप अपनी जान की हिफाजत के लिए आप कोरोना की वैक्सीन ज़रूर जाकर लें। अख्तरुल ईमान साहब अमौर विधानसभा में नाबार्ड योजना के अंतर्गत अवतर घाट धर्मबाड़ी से कुट्टी घाट वाया गौसा महल अनगढ़ जौनपुर में 8 किलोमीटर का उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस वक्त उस पंचायत के बहुत सारे लोग मौजूद थे और साथ में उन्होंने लोगों से कहा कि ये सीमांचल वालों की जीत है कि MIM बिहार विधानसभा में 3 महीने के अंदर इस पुल को पास करवाया और पुल निर्माण का शिलान्यास किया। और उन्होंने कहा ऐसे लगभग सभी पुल सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला 5 साल के अंदर बना दिया जाएगा। ये असदुद्दीन अवैसी साहब की जीत है। जो MIM चाहती थी वही बिहार विधानसभा AIMIM कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद जोकीहाट विधानसभा से अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को दिया जाएगा टिकट। गुलशन आरा ने बोला पूरा समर्थन देंगे। अब्दुल्ला सालिम कमर साहब ने नहीं लड़ेंगे चुनाव, अपना टिकट दिया तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे को। गोधरा में MIM नेता सईद मोइन का बेहतरीन तकरीर, उन्होंने अहमदाबाद वालों का दिल जीता। यूपी AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ख़ान साहब आज गोंडा में एक पंचायत इलेक्शन के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए और लोगों से कहा कि MIM को आप लोग ज़रूर वोट दें ताकि MIM मजबूत हो। उसके बाद शौकत अली साहब कुशीनगर में एक और जनसभा को संबोधित करते हुए और उन्होंने कहा कि आप MIM को मजबूत करें, पंचायत स्तरीय चुनाव में आप MIM को मजबूत करेंगे तभी MIM मजबूत हो। MIM औरंगाबाद के MP इम्तियाज़ जलील आज मुंबई पहुंचे। उन्होंने मुलाकात वारिस पठान साहब से की और साथ में बांद्रा MIM के कैंडिडेट सलीम कुरैशी भी थे और साथ में मुंबई महिला कोषाध्यक्ष रिजवाना खान साहब भी थी। उसके बाद उन्होंने हाजी अली का दौरा किया। हाजी अली दौरे में उनके साथ लगभग सभी कार्यकर्ता भी थे और उन्होंने समुंदर में भी जाकर समुंदर का जायज़ा लिया और उनके साथ मलाड के अध्यक्ष सोनू भाई भी थे और उन्होंने हाजी अली दरगाह में मन्नत भी मांगी। मिथिलांचल के इस सीट पर MIM को मिल सकती है बड़ी जीत। वो है 27 बाजपट्टी विधानसभा सीट जिसमें मुस्लिम की आबादी है ज़्यादा। MIM के पास से टिकट बेचे जा रहे हैं। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने दिया पार्टी से इस्तीफ़ा। कांग्रेस से मुसलमानी लोग बदला लेगी, बाबरी मस्जिद का शहीद करवाने का हाथ उन्हीं का। अख्तरुल ईमान ने कहा। AIMIM MP इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद में स्थित चिड़ियाखाने का दौरा किया। दौरे में उन्होंने शेर के साथ उनको देखा जा रहा है और लोग इसे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं इस फ़ोटो को और लिख रहे हैं कि देखो MIM का शेर एक दूसरे शेर के साथ किस तरह से मिल रहा है। इस तरह से मिल रहा है जैसे कि दोनों आपस में दोस्त हों। लोग आपस में भिड़ भी जा रहे हैं कि अरे ऐसा कैसा एक शेर दूसरे शेर का दोस्त भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। आज AIMIM MP औरंगाबाद में अपने एक चाहने वाले के शादी में पहुंचे जिनका नाम रेहान अनवर खान है। उन्हें शादी की ढेर सारी मुबारकबाद दी और साथ में
फैमिली को भी शादी की ढेर सारी मुबारकबाद दी। एमआईएम एमपी इम्तियाज़ जलील। कोई भी जीते कोई भी हारे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा वोट सिर्फ मजलिस को ही जाएगा। मिशन बिहार फतेह 2020। बाजपट्टी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से ये मुद्दा उठाया। मिथिलांचल के इस सीट पर एमआईएम को मिल सकती है बड़ी जीत। 27 बाजपट्टी विधानसभा। एमआईएम कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद जोकीहाट विधानसभा में अब्दुल्ला सालिम को दिया टिकट। गुलशन आरा ने बोला, पूरा समर्थन हमारा अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को रहेगा। हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के लिए वोट मांगेंगे। 27 बाजपट्टी विधानसभा के लोग आज मिलने आए किशनगंज में इश्तियाक साहब से। इनमें सैयद नियाज अहमद जिला पार्षद जो बाजपट्टी हलका से हैं, और कौनैन भाई जो बोखरा प्रखंड एमआईएम के अध्यक्ष हैं, और खतीबुल्ला हक्कानी साहब जो पुपरी प्रखंड के एमआईएम के उपाध्यक्ष हैं, और साथ में हसन रजा साहब जो बाजपट्टी प्रखंड के एमआईएम के अध्यक्ष बने हैं। आप सभी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 63वां स्थापना दिवस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मुबारकबाद पेश करने वालों में रजाउल्ला रहमानी और सलाउद्दीन फलाह। इंशाअल्लाह भारत की हर कोने से मजलिस की आवाज़ आएगी। Congratulations to मोडासा एंड गोधरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिन्होंने बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। राजद को खुला चैलेंज, 60 मुस्लिम कैंडिडेट को आप टिकट दे दें, एमआईएम नहीं लड़ेगी चुनाव। एमआईएम के बड़े नेता ने ये दावा किया है और कहा है आप 60 को दे दें टिकट। बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। एआईएमआईएम के नौजवान नेता ने एक जलसा में लोगों से मुखातिब होते हुए कहा। बाजपट्टी विधानसभा में एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने आरएसपी को समर्थन देने का वादा किया। बिहार विधानसभा के अंतर्गत 27 बाजपट्टी विधानसभा से आरएलएसपी के उम्मीदवार से एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने की बगावत। याद रखा जाए कि आरएलएसपी और एआईएमआईएम का गठबंधन हाल ही में एआईएमआईएम सुप्रीमो ने उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर किया था, जो 27 बाजपट्टी विधानसभा में ये सीट आरएलएसपी के खाते में जाती है, जिसे इधर के लोगों ने विरोध किया, कार्यकर्ताओं ने। बिहार विधानसभा चुनाव में हुई एक नई पार्टी की एंट्री देगी एमआईएम को टक्कर, और वो पार्टी है मुस्लिम उलमा काउंसिल, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। ये पार्टी 27 बाजपट्टी विधानसभा में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने अपना एक प्रत्याशी उतारा, जिनका नाम सैयद नियाज अहमद है, जो पहले एआईएमआईएम के टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। अब वो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का दामन जोकीहाट विधानसभा से सिटिंग आरजेडी विधायक शहनवाज आलम साहब लड़ेंगे एमआईएम के टिकट पे चुनाव। एमआईएम कार्यकर्ताओं के बगावत के बाद अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट दे दिया गया था, लेकिन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने अपना टिकट शहनवाज आलम साहब को दे दिया, जिसका टिकट आरजेडी ने काट कर उनके बड़े भाई को दिया था, जो ही बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात थी। इसलिए अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने अपना टिकट शहनवाज आलम साहब को दे के अपना दिल बहुत बड़ा दिखाया। एमआईएम करती है उनका शुक्रिया। इसी विधानसभा से सैयद रुकनुद्दीन को टिकट मिलने से नाराज एमआईएम के बहुत पुराने कार्यकर्ता, जो पिछले बार एमआईएम से टिकट पे एबीसी विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे। गुलाम सरवर साहब लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव, उन्होंने ऐलान किया, और साथ ही उन्होंने आदिल हसन आज़ाद और अख्तरुल ईमान पर पैसे लेके टिकट देने का इल्ज़ाम लगाया, जो कि बहुत बड़ी बात है।
अगर पैसे लेके एमआईएम भी टिकट देगी तो एमआईएम और दूसरे पार्टियों में क्या फ़र्क रह जाता है, लोग कैसे विश्वास करें। बीजेपी आईटी कानून में बदलाव करके मुसलमानों को परेशान कर रही है, असदुद्दीन अवैसी ने भरे मन से कहा। बीजेपी आईटी कानून में बदलाव कर मुसलमानों को परेशान कर रही है। कोई भी दिल्ली में बैठा हुआ एक इंस्पेक्टर किसी को कभी भी उठा सकता है। ये बीजेपी आईटी कानून में बदलाव का नतीजा है कि कोई भी इंस्पेक्टर कभी भी किसी को भी जेल में डाल सकता है। ये तो भारत का कानून नहीं लिखा था अंबेडकर साहब ने, जो आज बीजेपी कर रही है। टिकट कटने से नाराज पूर्वी चंपारण के एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने ढाका विधानसभा से निर्दलीय लड़ने का किया फैसला। उन्होंने कहा, एमआईएम के कार्यकर्ता हर जगह नाराज हैं। इस नाराज़गी की वजह आदिल हसन आज़ाद और अख्तरुल ईमान हैं, जो पैसे लेकर टिकट को बेच रहे हैं। बिहार के मुसलमानों, राजद कांग्रेस की सरकार नहीं बनाना है, इस बार एमआईएम को मजबूत करें, ये कहना है आदिल हसन आज़ाद साहब का। इन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस बार एमआईएम को वोट दे, एमआईएम को सत्ता में लाए। एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में एक बेहतरीन थर्ड पार्टी के रूप में उभर रही है। एमआईएम का साथ दें। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हसन रजा, यूथ लीडर, एआईएमआईएम बिहार सीतामढ़ी बाजपट्टी प्रखंड अध्यक्ष। और साथ में उन्होंने एक शेर कहा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है, अब दोबारा इस पर कोई आँच ना आने देंगे। असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। यूपी के बुलंदशहर उपचुनाव में एमआईएम प्रत्याशी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद के गुंडे ने किया मारपीट। 5 जाति को वोट मिलाकर आरजेडी नहीं जीत सकती बिहार विधानसभा चुनाव, लेकिन एमआईएम मुस्लिम दलित वोट से जीत जाएगी। ये बात दलित नेता ने कहा सीतामढ़ी जिला में एक जलसे में। मुसलमानों को जेलों में डाला गया, इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, एमआईएम के नौजवान नेता ने एक जलसे में खिताब करते हुए कहा। एमआईएम को एक शेर 242 पे अकेला भारी है, अगर 10 हो गई तो फिर बिहार विधानसभा में हमारी बात सुनी जाएगी। बीजेपी जेडीयू मिलकर जनता को लूट रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ घोटाला, मजलिस के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए आवाज़ उठाया। गरीब जनता के बीच में जाकर मजलिस के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए आवाज़ उठाया। बिहार में मजलिस के समर्थन के बगैर किसी की हुकूमत नहीं बनेगी, ये कहना है बाजपट्टी विधानसभा के एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं का। एआईएमआईएम लीडर सैयद नियाज अहमद, जो जिला पार्षद भी हैं और एआईएमआईएम के तरफ से बाजपट्टी विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी बन सकते हैं। उन्होंने कहा, सीएए और एनआरसी में हमारा साथ सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब ने ही दिया था, तो लोगों से अपील किया जो आपका साथ दे आप उसी को ही वोट दें, किसी ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें। जेडी लालू ने शहाबुद्दीन और बिहार के मुसलमानों को बर्बाद किया है। एआईएमआईएम के नेता ने शहाबुद्दीन के भाई ने पोल खोल दिया। ऐसी कैसे खोल दिया भाई? प्रधानमंत्री मोदी से हिंदू भी है परेशान। इनका कहना है कि ना घर मिला ना सड़क, लोग हैं परेशान। मोदी सिर्फ बोलते हैं, भाषण देते हैं, बाकी नहीं है किसी काम के मंत्री बनने के भी लायक। बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है, एमआईएम के नेता ने बोला, लेकिन कांग्रेस आरजेडी हमारी पीठ में छूड़ा भोंकती है।
हमें इनसे बचने की ज़रूरत है। बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है, हम उससे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जो पीठ के पीछे करे उससे क्या। बिहार में एमआईएम की मजबूती से विपक्षी नेता हुए परेशान, हुए हक्का बक्का। बिहार में एआईएमआईएम की पकड़ मजबूती से बढ़ रही है। उनके नेता ने कहा 50 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया। देखिए, चुनावी हलचल बदल जाएगी बिहार की समीकरण। ये उनके बड़े नेता एआईएमआईएम के बड़े नेता ने कहा। एआईएमआईएम बाजपट्टी विधानसभा को भी जीतेगी और साथ में 50 विधानसभा जीतेगी। बरेली में योगी पर क्या बोले दिए एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष। आज हम आपके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लेकर आए हैं। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को लेकर आए हैं और इस शेर के ज़रिए से हम उनका पैगाम पहुंचाएंगे कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फ़िरक़े फ़िरक़े होता है, अब एक जमात पैदा कर। क्यों फ़िरक़े फ़िरक़े होता है, अब एक जमात पैदा कर। कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाबे तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। मेरे भाइयों, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब से तेलंगाना के बाहर अपना कदम रखा है और ख़ास करके बिहार के अंदर जब से मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद हो रहा है, जितनी भी नामे नेहाद मक्कार झूठी सेकुलर पार्टियां हैं, इनके पेट में दर्द और मरोड़ पैदा हो गया है। और ये दर्द और मरोड़ किस चीज़ का है, किस बात पे ये दर्द हो रहा है, इन बातों को हमें अपने जहन में बैठाना होगा। आप ज़रा गौर कीजिए, जो हमें बीजेपी का एजेंट कहते हैं, उन्हें मैं एक शेर से जवाब देना चाहता हूँ कि जो है हज़ारों खून का कातिल, जो है हज़ारों बेगुनाह का कातिल, ऐसे निकम्मे और नाकारों की ताज़ीम क्यों करें। मेरे भाइयों, हमें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे जो लोग बीजेपी के एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, आप 1990 को याद कीजिए। यही आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी 39 एमएलए के सपोर्ट, बीजेपी के एमएलए के सपोर्ट से अपनी सरकार बनाती है। बीजेपी के एजेंट तुम हो या हम हैं, इस बात का फैसला आवाम कर देगी। आसाम के करीमगंज के अंदर आप नज़र दौड़ाइए, वहाँ पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की एक पार्टी है AIUDF, उसका एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है, जीतने की सिचुएशन में होता है, लेकिन कांग्रेस के लोग बीजेपी को वोट दिलवाकर 38,000 वोटों से वहां पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल के कैंडिडेट को हराकर बीजेपी के MP को जिताता है। ये बीजेपी के एजेंट लोग हैं। इन बातों को हमें अपने जहन में बैठाना होगा। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए, आपके जितने भी प्रखंड है, बाजपट्टी हो, नानपुर हो, कोई भी प्रखंड में आप नज़र दौड़ाइए, आपके स्कूल जो उर्दू मीडियम के थे, सारे उर्दू को मिटा दिया गया। और आज जब गाइडलाइन इशू हुआ नए सिलसिले का, उसके अंदर हाई स्कूल के अंदर से उर्दू की बहाली को ख़त्म किया गया। बीजेपी के एजेंट ये हैं या वो है, आप नज़र दौड़ाइए। हमें इन बातों को अपने जहन में बैठाना है। मेरे भाइयों, असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम क्या है? कानून की बहाली हो, इंसाफ की बहाली हो। असदुद्दीन ओवैसी इंसाफ और कानून के लिए सड़कों से पार्लियामेंट तक लड़ते हैं, तो बीजेपी के एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते हो, लेकिन तुम पार्लियामेंट में बैठकर CAA बिल की मुखालिफत नहीं करते हो, बल्कि वॉकआउट करते हो। बीजेपी के एजेंट तुम नहीं हुए। मेरे भाइयों, अगर एक पार्लियामेंट के अंदर किसी का 40 MPs है, किसी का 30 MPs है, अगर 20 MPs आपका वॉकआउट करेगा, 30 MPs वाले जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये फैसला हमें करना होगा। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने, आपके बीच इन्हीं पैगाम को लेकर आई है कि जो लोग चाटुकारी और दलाली की राजनीति करके आप
पर और हम पर वोट काटने का इल्ज़ाम लगाते हैं, दलाल होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्हें कहिए कि बीजेपी की गोद में तुम बैठे हो। बीजेपी आरएसएस आज जिस मुकाम पर खड़ी है, जिस मुकाम पर खड़े होकर मुसलमानों को सता रही है, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो सीए का मामला हो, आप गौर कीजिए ये एनआरसी किसने लाया था। ये एनआरसी अगर किसी ने लाया है तो सबसे पहले आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी लाने वाली है। और 2004 से 14 के बीच का अगर आप आंकड़ा निकालेंगे, सबसे ज्यादा नौजवानों को जेलों में डालने का काम यही कांग्रेस पार्टी ने किया था और इसको सपोर्ट करने वाले यही आरजेडी मुलायम सिंह लालू प्रसाद यादव थे। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के अंदर क्या चीज़ नहीं है, किस चीज़ की कमी है? क्या हमारे सामने ये लीडरान जो बैठे हैं, जुनैद साहब या नियाज साहब, इनके अंदर नेतृत्व करने की सलाहियत नहीं है? इनके अंदर लीडरशिप की सलाहियत नहीं है? सारी सलाहियत है, लेकिन लालू प्रसाद की एक औलाद जो 9वीं फेल होता है, सिर्फ अपने ताकत के बल पे, अपने पैसे के बल पे उसको लीडरशिप देता है और मुसलमानों का एक लीडर उनके सामने होता है, उन्हें वो वहाँ से उखाड़ फेंक के जेलों के अंदर डाल देता है। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर शहाबुद्दीन की, आप उन पर नजर दौड़ाइए। क्या कमी थी उनके अंदर? उनके अंदर लीडरशिप की कमी नहीं थी, उनके अंदर हर वो सलाहियत थी जो लालू प्रसाद से ज्यादा अच्छी लीडरशिप कर सकते थे। लेकिन उनको मालूम था कि अगर मुसलमान का एक लीडर उभर कर आएगा तो हमारी लीडरशिप मिट जाएगी, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो एक 9वीं फेल को लीडर बनाकर पेश करता है, लेकिन मुसलमानों के लीडरशिप को उखाड़ फेंकने का काम करता है। आप नजर दौड़ाइए, किन किन बातों को हम गिनाएंगे। हमारे लीडरान बैठे हैं, वो आपसे इस पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए ऐसे दलालों को, ऐसे चाटुकारों को, ऐसे गुलामों को जो ये कहता है कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट कटुआ पार्टी है। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 35% वोट होने के बावजूद ये साबित किया है कि हम वोट कटुआ नहीं है, हम इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आते हैं। गौर कीजिए, वही मालेगांव जहां पर मुस्लिम अक्सरियत इलाका है, लेकिन शिक्षा के मैदान में पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन नहीं है, सड़कें नहीं थी। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब 2014 में वहां पर इलेक्शन लड़ी थी, मुसलमानों ने नाकारा था कि मजलिस आएगी तो बीजेपी जीतेगी, लेकिन वहां पर कांग्रेस का एमएलए जीत कर आता है, कोई काम नहीं हुआ। 19 में लोगों ने सबक सीखा कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर हम जिताए होते तो हमारी लीडरशिप मजबूत होती, एजुकेशन के मैदान में हम मजबूत होते, हमारे सड़कें मजबूत होती। और 19 में साबित किया और 70,000 वोटों से मालेगांव के अंदर मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए को जिता कर लोगों ने असेंबली। आपको इन बातों को ख्याल करना होगा, इन बातों को ध्यान में बैठाइए। बाजपट्टी के अंदर हमने सुना 1,70,000 आपका वोट है, आपको क्या मिला? आप गुजरिए अपने गांव के अंदर, कैसी सड़कें हैं, आप जाइए अपने स्कूलों के अंदर, उर्दू का नामो निशान नहीं है। आप गुजरिए अपने, आपके लिए कोई माइनॉरिटी कॉलेज नहीं खोला गया। आपके यहाँ चाहे वो आरजेडी आता है या जेडीयू आता है, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए इस बार अहद कर लीजिए, वादा कर लीजिए कि चाहे कोई जीते या कोई हारे, हम मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर जिताएंगे और जब मजलिस जीत कर आएगी, बाजपट्टी में आपका एमएलए होगा, लेकिन याद रखिएगा पूरे जिला के अंदर आपके एमएलए का डंका बजेगा और आपकी ताकत का डंका बजेगा, क्योंकि मुसलमान का एक शेर 1000 पे भारी होता है, ये बात याद रखिएगा। और हर मुखालिफ हवाओं का खुलकर जवाब देने का काम आपका ये एक एमएलए करेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप ठान लिए, आपने सोच लिया, आपने अहद कर लिया कि हमें बाजपट्टी हल्के से AIMIM का एमएलए चुनकर असेंबली में भेजना है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उस एमएलए को यहां से हरा के भेजे। इसीलिए मेरे भाइयों, मुत्तहिद होइए, एकजुट होइए, फिरका परस्ती से बाहर आइए, जात पात धर्म से बाहर आइए, दूसरों की गुलामी से बाहर आइए। 70 सालों तक गुलामी करके देखा है, 70 सालों तक चाटुकारी करके देखा है, 1000 10,000 में बिकते देखा है। इन सब चीजों को पीछे छोड़िए और मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामिए, लोगों को जोड़िए। आपके सामने हमारे सीनियर लीडरान मौजूद हैं, वो खुलकर बात करेंगे। इसी के साथ मैं जनाब चांद भाई को अपनी बात रखने के लिए दावत देता हूं, वो आएंगे और अपनी बात आपके सामने रखेंगे।
हाँ चलिए। इस समय हम मौजूद हैं बाजपट्टी विधानसभा के खरवट गांव में, जो कि बुखरा प्रखंड में आता है। और यहाँ 10 सालों से डॉक्टर रंजू गीता यहाँ की विधायक है। आपको मैं बता दूं, जब यहाँ मैं चल के आ रहा था तो यहाँ के रोड की वो हालात थी कि ठीक से वहाँ जो पानी में चलने वाले जानवर है वो भी न चल पाए। और इस समय एक घर के पास आए हैं। जनाब, आपके ये आपका क्यों ऐसी हालत है आपके घर की? आपको इंदिरा आवास वगैरह नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिलता भाई। अगर इंदिरा आवास वाला भी आता है तो मतलब पहले 50,000 दो तब देंगे, तो हमारे पास आएगा 50,000 तब ना हम देंगे। जहाँ तक कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री योजना से सिर्फ 1,35,000 की स्कीम आती है अभी, उसमें से इनसे जो है वो 50,000 का घूस के तौर पे मांगा जा रहा है, जिनकी वजह से इनके पास अभी रहने को घर नहीं है। एक बूढ़ी माँ है जिनकी उम्र लगभग 70-80 साल से कम है। कितनी उम्र है दादी आपकी? 80 पार होगा। प्रधानमंत्री आवास मिला आपको? ना, 80 साल से क्रॉस कर चुकी है, लेकिन इनके पास जो अभी ना तो रहने को घर है न चलने को ठीक से रास्ता है। एक बार मैं चाहूंगा कि रास्ता भी आप दिखा दे। शायद ही बिहार में अब कुछ ही जगह ऐसे बचे रह गए हैं जहाँ पे ये ईंट की खंजा देखने को मिलती है। यहाँ पे ना तो 4 व्हीलर ठीक से पहुँच पाए, ना टेम्पू। लोगों को पैदल, अगर इमरजेंसी कुछ आ गया है, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो ये हालत है कि रोड क्रॉस करते करते ही लोग डेथ कर जाए। वो हालात है यहाँ के रोडों की। तो मैं सवाल करता हूँ यहाँ की विधायिका से कि आपने 10 साल के विधायक काल में क्या किया? कहाँ थे आप 10 साल? हाँ, चालू कीजिए। मैं जिला परिषद मोहम्मद नियाज अहमद, नानपुर, सीतामढ़ी, बाजपट्टी प्रखंड में जब मैं आया हूँ तो जो नीतीश कुमार जो आज चिल्ला चिल्ला के बोलती है दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, मैं सड़क दिया, घर दिया, गैस दिया, लेकिन देखिए ये बेचारे, क्या नाम हो चाचा आपका? महेंद्र राम, अभी तक इनको इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो मेरी सरकार की योजना अलॉटमेंट कर दी थी, लेकिन देखिए आज राम जी को, ये देखिए मिट्टी का घर आज भी है। ये देखिए सारा राम जी है, किसी की भी छत का मकान नहीं है। दिखाइए भाई, कम से कम जितना भी है, जितना भी राम मोहल्ला है बाजपट्टी में, ये सिंगाचोरी पंचायत है। बाजपट्टी विधानसभा का ये सिंगाचोरी पोखरा प्रखंड में पड़ता है। ये आज देख लिए नीतीश कुमार कितना मतलब ये गलत कर रहे हैं लोग। आज राम को इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। ये दिखाया जाए कि आदमी को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। कहाँ मेरी सरकार सोई है, कहाँ केंद्र की सरकार सोई हुई है? देखा जाइए, ये मौखिक नहीं है। देखा जाए, अब सारे लोग देखें इसको। ये रोड देखा जाए, विधानसभा, बाजपट्टी विधानसभा की रंजू गीता का क्षेत्र पड़ता है। ये देखा जाए, आज भी आजादी से पहले भी ऐसा रास्ता नहीं हो सकता है। आज देखा जाए ये क्या रास्ता है। लोग आज ये रोड देखिए कितना खराब है, लोग 4 चक्का भी नहीं चल सकता है। पूरा राम जी का मोहल्ला है, देखिए कितनी झोपड़ी है। यहाँ तक पूरा मोहल्ला में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला गया है। चलने लग गाड़ी में आप लोग बोलिए मांग नहीं कि आपके जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मुखिया सरपंच, मांग नहीं कि आप लोगों ने, तो क्या जवाब दिया आप लोग को? करा होगा नहीं हो रहा। कभी होगा? आपने 5 साल 10 साल के कार्यकाल में कभी आपने? अरे भाई बोल रहा है कि हम जो लोग जाते हैं, कहता है कि कर देंगे, इन साल कर देंगे, अगला साल कर देंगे, फिर कर देंगे। कह रहा है कि अब क्या करें हम लोग। क्या नाम हो आपका? सुगात राम। 10 साल से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। बना रहा है हम सब लोग कुछ को करके देंगे, है और कुछ करके दे दिया नहीं। यानी कि जनता को मूर्ख समझ रही है। बेवकूफ समझ रहा है, कितना समझ रहा है। हम लोग ये राम मोहल्ला है, लेकिन बहुत शर्म आ रहा है, मुझे शर्म महसूस होता है कि आज राम मोहल्ला में एक भी प्रधानमंत्री आवास किसी को नहीं मिला है। अब इससे साबित होता है कि सरकार जो प्रधानमंत्री आवास दे रहा है वो गरीब को नहीं दे रहा है, अति पिछड़ा को नहीं दे रहा है, दलित को नहीं दे रहा है, सिर्फ बड़े बड़े पैसा वाले को दे रहा है। और उसके बाद भी लोग घूस के तौर पे पैसा मांगते हैं। देख लिया जाए, पूरा राम मोहल्ला है, एक भी आदमी का छत का मकान नहीं है, न इसको इंदिरा आवास दिए, प्रधानमंत्री आवास दिया गया। ये सरकार दोहरी नीति कर रही है। लोग चौराहे पे, चौक पे बोलती है कि दलित के लिए, अति पिछड़ा के लिए काम कर रहे हैं। दिखाइए सारा दिखाइए, राम मोहल्ला है, दिखाइए एक भी आदमी को प्रधानमंत्री आवास का योजना लाभ नहीं मिला है। बस अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया में, हम तीर भी हैं और फूल भी हैं,
हम बस में जहाँ महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है असद अकबर ने हद सबका दिलाकर दम लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जामे शहादत की। दोस्तों और उन्हीं सैदपुर की आन बान शान और मजलिस के कोई नई पहचान देने वाले मेरे बड़े भाई जनाब रियाज राहीन साहब, अमजद कलीम साहब और नूरे नज़र भाई निजामत कर रहे हैं, भाई नफीस भाई, अनुराग भाई। और मैं सच बोलूँ तो मैं किसी का फ़ैन नहीं होता जल्दी, लेकिन भाई की बात सुन के सच में मैं इनका फ़ैन हूँ। तरीके से ये बात कर रहे थे, मैं आपको बस यही बात कहूँगा कि आपके मामा जब क्वेश्चन बोल रहे थे ना कि मुसलमानों की पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो आप उन्हें यही कहिए कि आपकी अगर अहलिया अभी इलेक्शन लड़ रही है ना, तो आप उन्हें कह दीजिए कि यादवों का वोट मांगे, मुसलमानों का वोट नहीं मांगे। अगर आप मुसलमानों को मना कर रहे हैं कि आप यादवों को मना कर रहे हैं कि मुसलमानों की पार्टी में क्यों जा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, यादव को भी कहिए किसी यादव को वोट दो, मुसलमानों से वोट ना मांगे। नहीं होगा, क्योंकि 15 साल ना उन्होंने मुसलमानों का ही वोट लेकर राज किया है बिहार में। काफ़ी देरी है नहीं इस तरीके की बात करूँगा ना। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, 73 साल, लेकिन 73 साल में मुसलमानों को क्या मिला इस देश में? क्या मिला? भागलपुर का दंगा मिला। दूसरा नंबर गुजरात की जलती हुई झोपड़ी मिली, रोडों पे मरता हुआ बच्चा मिला, और क्या मिला? मुजफ्फरनगर का फसाद मिला। कभी अखलाक की लाशें मिली तो कभी जुनैद की लाशें मिली, कभी तवरेज की लाशें मिली, तो ऐसे कर लाखों मॉब लिंचिंग में लोगों की लाशें हमारे हवाले हुई। कभी नजीब को गायब कर दिया जाता है, कभी JNU पे हमला कर दिया जाता है, कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हमला कर दिया जाता है। लेकिन हमला करने के बाद उसके हमला करना जो उनकी साजिश है, उनकी वो फितरत है, लेकिन हम उस वक्त मायूस हो जाते हैं जो हमला के पीछे जिनका हाथ होता है उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं होता। लेकिन 2014 में एक नया सैलाब आया इस देश में, जिसे मोदी लहर कही जा रही थी। मोदी लहर के बाद इस देश में मॉब लिंचिंग की घटना बहुत सी बढ़ती रही, लोगों पे जुल्म होते रहे, मुसलमानों पे जाति होते रहे, दलितों को गांव से खाली करवाया गया, घर से खाली करवाया गया, लेकिन उनके साथ जो कोई खड़ा था तो वसीम असदुद्दीन ओवैसी खड़ा था। पूरे देश में कोई ऐसे रैपरों का क्यों ना साथ दे हम? वो रैपर जो 3 तलाक पर पार्लियामेंट में जब शेरों की तरह गरजता है, तो अच्छे अच्छे कुत्ते की जो है वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है, किसकी आवाज़ नहीं निकलती। रैपरों का क्यों ना साथ दे हम? कोई था माई का लाल, बहुत से RJD के मुस्लिम नेता थे, बहुत से MP थे, बहुत से लोग कांग्रेस के भी दलाल थे जो मुस्लिम के तौर पर MP बनकर बैठे थे। किसी में था इतना दम जो CA और NRC के बीच में जाकर पार्लियामेंट के अंदर जो बिल था CAB का, उसको चकनाचूर करके पटक के उड़ा के फेर सके? किसी माई के लाल में ये दम नहीं था। तो 303 के बीच में एक बिल का पटका उड़ाकर फेंक देता, बोलता नहीं मानते हम तुम्हारे इस काले कानून को। हम जिएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे जिएंगे, हम मरेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर मरेंगे। या संविधान नहीं चलेगा, या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा। और वही रहबर आज हैदराबाद से चलकर बिहार में भी उसी तरीके का जो है तूफान लाना चाहता है, लेकिन तूफान उस तरीके का नहीं कि आया और चला गया। ये तूफान ठहरा हुआ तूफान लाना चाहता है कि हमेशा के लिए बिहार में क्रांति पैदा करना चाहता है। किशनगंज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, हमारे एक विधायक आ चुके हैं वहाँ। उसी तूफान को आप पूरे बिहार में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको आपका सिर्फ साथ चाहिए। उनके हाथों को मजबूत कीजिए आप। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम किंग बने या नहीं बने, लेकिन हम किंग मेकर जरूर। अगर आप उनको मजबूत कर दिए। लोगों का क्वेश्चन था, मैं सुरसंड विधानसभा में काम कर रहा था, बहुत से चाचा क्वेश्चन करते हैं यहाँ से कैंडिडेट लो, यहाँ से कहा था मेहनत करो। जनाब अगर हमारी एक टीम तैयार होगी ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सेंट्रल या बिहार में ही किंग मेकर बने। हमारी एक अगर 100, 200, 400 लोगों की टीम तैयार होगी, तो एक ऐसे विधायक का हम सपोर्ट करेंगे जो हमारे बल के ऊपर वो विधायक बनेगा। आने वाले दिनों के काम को हमारी टीम मजबूत रखिए। बस इस पर मत आप ध्यान दिए कि यहाँ से कैंडिडेट नहीं आ रहा है, फला जगह से कैंडिडेट नहीं आ रहा है। हर जगह से कैंडिडेट आएगा आने वाले दिनों में। आपकी टीम मजबूत होगी। जब हमारे आला कमान को पता चलेगा कि हमारा सिपाही फैल चुका है कोने कोने में, तो इंशाअल्लाह वो कैंडिडेट भी देंगे और यहाँ से आप उन्हें किंग भी बनाएंगे।
बात कहना चाहता हूँ कि बहकावे में मत रहिए कि आप वोट देंगे अगर मजलिस को तो आपका वोट कट जाएगा। मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ, 2014 में हमने सीताराम यादव को वोट दिया था, यादव ने उन्हें वोट नहीं दिया, हमारा वोट बर्बाद गया या नहीं गया? 2019 में हमने अर्जुन राय को वोट दिया, हमारा वोट बर्बाद गया कि नहीं गया? 2 लाख वोट अर्जुन राय ने लाया, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों का वोट था, कहाँ था उनके पास यादवों का वोट? तो वो हमें इस आड़ में सिर्फ बहका देते। अभी तक हम मुसलमानों की यही कमी है, दलितों की यही कमी है कि हम जब वोट करने जाते हैं तो उससे पहले हमें डरा दिया जाता है कि हम जीतने के लिए कभी वोट नहीं करते, हम दूसरे को हराने के लिए वोट करते। हमें डरा दिया जाता है कि फलनवा को वोट देबू तो जीत जाएगी बीजेपी, उससे अच्छा आरजेडी को वोट दो। तो हम लोग क्या करते हैं, बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। 2014 में भी हमने वोट किया तो बीजेपी को हराने के लिए वोट किया, और यही कारण है कि हमारे वोट की कोई भी हकीकत नहीं रह जाती है। इसीलिए अगर वोट हमें जिताने का ही करना है, इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है कौन जीते कौन हारे, लेकिन हमारा वोट जाएगा अगर तो उस रहबर के खाते में जाएगा जो हमारे लिए आवाज उठाता है, उस रहबर के चुनाव चिन्ह पतंग छाप पे जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा हमारी उंगलियां कहीं नहीं भटक। भाई के शेर से ये भी बात करता हूँ कि हर सिर्फ मचलती किरणों ने अब सबो गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया में, हम फूल भी है तलवार भी है, या बद में जहाँ महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। सोचा है अकबर असद ने, हक सबका दिलाकर मानेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, शहादत पी लेंगे। और अपने घर में बैठकर बातें सुन रही हमारी माँ और बहनें, और आपके बीच मौजूद बाजपट्टी के विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे सैयद नियाज अहमद साहब, बुकरा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हुनैन साहब, हसन भाई बाजपट्टी की जिम्मेदारी संभाले हुए, और उससे बढ़कर हम आपके चाहने वाले, ओवैसी के दीवाने, पतंग के दीवाने, कचहरीपुर की तमाम जनता। आज आज़ादी के 70-73 साल हो गए। हमने हमेशा से आज़ादी के बाद कभी कांग्रेस का झंडा उठाया तो कभी आरजेडी का झंडा उठाया, तो कुछ दलालों ने बीजेपी का भी झंडा उठाया। कभी हमने पतंग को वोट देने की कोशिश नहीं की क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अभी तक हमने 73 सालों में हजारों एमपी बना दिए, हजारों विधायक बना दिए, कभी आरजेडी का विधायक बना दिया तो कभी जेडीयू का विधायक बना दिया तो कभी बीजेपी का विधायक बना दिया, लेकिन इसके बदले आपको क्या मिला? सोचिए इस बात को। इसके बदले आपको मिला तो सिर्फ आपको जुल्म मिला, आपको मिला तो सिर्फ गुजरात का दंगा मिला, आपको मिला तो मुजफ्फरपुर का फसाद मिला, आपको मिला तो भागलपुर की उजड़ती हुई झोपड़ी मिली, आपको मिला तो मुस्लिम माँ बहनों के पेट से चीर कर फेंका गया बच्चा मिला, आपको मिला तो जुनैद की लाशें मिली, आपके हक में मिला तो पहलू खान की लाशें मिली, आपको तबरेज की लाशें मिली, कभी आपको जेएनयू पे हमला किया गया, कभी आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हमला किया गया। आज जब हमारे बच्चे, आज अगर हमारे बच्चे यूपीएससी में पास करते हैं तो उन्हें यूपीएससी जिहाद बताया जाता है, आप पे तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, कभी आपको पाकिस्तान जाने की धमकी दी जाती है तो कभी आपको देशद्रोही का इल्जाम लगाया जाता है। यह क्यों? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, शायद ये आपकी कमजोरी थी क्योंकि आपने अपना रहबर किसी को नहीं चुना, आपने अपना रहबर किसी को नहीं चुना। आज तक 14% मुसलमान बिहार में है और आज 15 साल यादव हुकूमत कर लेता है मुसलमानों की बदौलत, क्योंकि हमें आदत पड़ गई हुई 3 लाख टिकटों का झंडा कहीं कम है, यादव का परसेंटेज कहीं कम है मुसलमानों से बिहार के अंदर, फिर भी वो मुसलमानों के अपने हक में कहलाकर फुसलाकर आपका वोट लेता रहा और 15 साल तक बिहार में उन्होंने हुकूमत की। अगर आज मुसलमान अपना रहबर चुनने को तैयार है तो इनके पैर के नीचे से जमीन की सकती। ये बात सच है कि आज तेजस्वी मनमना रहा है, लालू जेल के अंदर तलमरा रहा है, ओवैसी अपनी पार्टी बिहार में उतार दिया है, न जाने हमारा क्या होगा, क्योंकि मुसलमान अभी एकजुट हो चुका है, दलित एकजुट हो चुका है, क्योंकि दलितों का भी घर उजड़ता है तो आवाज ओवैसी उठाता है, मुसलमानों का भी घर उजड़ता है तो आवाज ओवैसी उठाता है। यही कारण है कि आज राजनीतिक
में एक खलबली मच चुकी है ओवैसी की पार्टी को यहाँ से आने के लिए, और आप लोग को मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि ओवैसी साहब ने आपके एरिया से भी अपना रहबर चुनने का मौका दिया है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जानो भाइयों, आपके बीच ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बाजपट्टी के अंदर ओवैसी साहब का एक कैंडिडेट आ रहा है, बाजपट्टी के अंदर आपको MIM का कैंडिडेट आ रहा है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, या तो RJD को वोट दीजिए, या तो कांग्रेस को वोट दीजिए, या तो ये JDU को वोट दीजिए, लेकिन इस बार आपके बीच ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रूप में आपके पास ऑप्शन है। तो आप लोग इंशाअल्लाह ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे। आने वाले दिनों में इनका परस्तों को अपनी ताकतों बताएंगे कि ये है हमारी ताकत। कब तक तुम हमें अपने जुल्म में ढोते रहोगे, कब तक तुम हमें बहकाते रहोगे, हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं है, हम तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं है। अब हम अपनी इख्तियार को मजबूत करेंगे, हम अपने आप को मुत्तहिद होकर हम ओवैसी साहब का साथ देंगे, और इंशाअल्लाह ताला जब इस तरीके का माहौल आपके बीच बनेगा, जब इस तरीके से आप तैयार हो जाएंगे, तो एक मजबूत कैंडिडेट आपके यहाँ से विधायक के रूप में होगा इंशाअल्लाह। तो आप मजबूत करेंगे, आपको धमकाने वाला भी आएगा, आपको खरीदने वाला भी आएगा, आपके बीच दलाल भी आएगा, आपके ही मुस्लिमों में से कुछ दलाल आएगा और आप कहेगा कि ओवैसी साहब की पार्टी वोट कर हुआ है, अगर तुम उसे वोट दोगे तो आपका वोट कर जाएगा। तो जनाब उनसे ये क्वेश्चन कीजिएगा कि आप यही कहने पे 2014 में हम उद्धव सीताराम को वोट दिए, आप कहीं कहने पे हमने अर्जुन राय को वोट दिया था, लेकिन उस वक्त में हमारा वोट कब कामयाब हुआ? हमारा वोट तो बर्बाद ही गया, क्योंकि सीताराम यादव के पास यादव का वोट नहीं था। यह अफसोस की बात है, अर्जुन राय के पास यादव का वोट नहीं था, सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया। तो जनाब जब हमारा वोट लेकर वोट बर्बाद ही हो रहा है, तो हम अपने लोगों को ही वोट देंगे। हार जीत तो अल्लाह के ऊपर है। अब हमारा अगर रहबर चाहेगा, अगर हमारा खालिक चाहेगा, तो हमारे हक में जीत होगी। नहीं इंशाअल्लाह इस बार नहीं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जीत हमारे अंदर में होगी इंशाअल्लाह। आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए, आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि आपका वोट बर्बाद होने वाला है। आपका वोट एक सच्चाई की तरफ जाएगा, आपका वोट उस रहबर की तरफ जाएगा जो कभी झूठ नहीं बोलता, आपका वोट उस रहबर की तरफ जाएगा जो अपने माथे को तहज्जुद में भी टेकता है, आपका वोट उस रहबर को जाएगा जो 5 वक्त का नमाजी है, उसके ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं है, कभी उसके ऊपर आतंकवादी का मुकदमा नहीं है, कभी उसके ऊपर रेपिस्ट का मुकदमा नहीं है, कभी वो दलाली नहीं करता, कभी वो रिश्वत नहीं लेता, कभी वो घूस नहीं खाता। तो उस रहबर का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, आपका वोट उस रहबर को जाएगा। वो रहबर अगर हमारे बिहार में भी चमकना चाहता है, वो रहबर आपकी लड़ाई एक मजबूती के साथ लड़ना चाहता है, कहाँ से वो लोग, मैं आपसे ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर हमारी आवाज कुछ जंगलों तक पहुँच गई है, जो RJD की गुलामी करते हैं, जो कांग्रेस की गुलामी करते हैं, अगर उन तक हमारी आवाज पहुँच रही है, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस के मुस्लिम MP पार्लियामेंट के अंदर हमने बना के भेजे थे, जब RJD के मुस्लिम MP हमने पार्लियामेंट के अंदर बना के भेजे थे, जब ये काला कानून मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा था, जब 3 तलाक का कानून मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा था, तो कहाँ थे वो लोग जो सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे थे, जो कह रहे थे हम मुसलमानों के रहबर हैं? कोई था माई का लाल जो पार्लियामेंट के अंदर इस काले कानून के बिल के टुकड़े करके जालिमों के मुंह में मार दे? वो अल्लाह था हमारा सिपाही, वो हमारा शेर असदुद्दीन ओवैसी था, जिन्होंने 303 के बीच में भी जाकर CAB बिल को के टुकड़े टुकड़े कर जालिमों के मुंह में मार दिया। कोई था? नहीं था। वो हमारा शेर जब पार्लियामेंट के अंदर शपथ लेता है, अच्छे अच्छे को जय श्री राम याद आ जाता है, न जाने क्या क्या याद आ जाता है। और तब उस समय भी हमारा रहबर कह के आता है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। उस दिन में ऐसे लीडरों को क्यों ना चुने हम, ऐसे बेबाक लीडर को क्यों ना चुने हम, जो दलालों को चुने, ऐसे बेबाक लीडरों को क्यों ना चुने जो हरामखोरों को चुने। बोलो जो हराम खाता है, जो हमारा रहबर कभी बेईमानी नहीं करता, लेकिन हम जिसको चुन लेते हैं, ऐसे लोग हमारे बीच आते हैं, हमारा वोट लेते हैं, हमारा हक मारते हैं और जाकर अपना घर बनाते हैं, जाकर अपनी बिल्डिंगें खड़ा करते हैं, जाकर अपनी महलें खड़ा करते हैं। लेकिन हमारा कायद, हमारा रहबर जीतने के बाद हैदराबाद के अंदर अब जाकर हैदराबाद के अंदर जाकर देखिए, हमारा रहबर जब MP बनता है तो 20 रुपए में बच्चों को खाना खिलाता है। जब हमारा रहबर MP बनता है तो 200 में बच्चों को पढ़ाता है। तो आप चाहते हैं कि नहीं
नहीं चाहते कि बिहार के अंदर भी एक ऐसा स्कूल हो जहाँ आला से आला तालीम आपके बच्चे 20 रुपए में अदा करते हैं। क्या आप नहीं चाहते इस चीज को? बिल्कुल चाहते हैं ना भाई। आप चाहते हैं 200 में आपका कैंसर का इलाज हो जाए। हैदराबाद के अंदर आज वैसी हॉस्पिटल है जो कैंसर का इलाज 200 रुपए में करती है, 20 रुपए में बच्चों को पढ़ाती है। अगर हमारे 2-4 रहबर बिहार से कामयाब हो जाएंगे, अगर 2-4 रहबर बिहार से कामयाब होकर यहाँ के भी विधानसभा में घुलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बागपट्टी से लेकर किशनगंज से लेकर सीमांचल मिथिलांचल कहीं भी हो, सब जगह इंशाअल्लाह वैसी स्कूल और वैसी हॉस्पिटल खुलेगा। ये हमारे रहबर की ख्वाहिश थी, क्योंकि हम अपना लीडर नहीं चुन पाते हैं, यही हमारी कमजोरी है। हमें कभी कह दिया जाता है कि आरजेडी का झंडा उठा लो 200 रुपया मिलेगा, चलो बाइक लेकर रैलियां निकाल लो पेट्रोल मिल जाएगा। जनाब अपने जमीन को नहीं बेचिए, हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं है और हमारी तादाद भी इतनी कम नहीं है। अगर आप कहें कि हम कम है क्या हो जाएगा थोड़े सा से, तो जनाब ये बात नहीं है। अगर इस देश में हमें हिस्सेदारी चाहिए तो सत्ता में भी आपको भागीदारी चाहिए। बिना सत्ता में भागीदारी के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप 25% हैं इस देश में तो ये हमारी मांग होगी। अनऑफिशियली हम 30% है, लेकिन ये लोग हमें शो नहीं करते। हमारी तादाद कम नहीं है, लेकिन हम इस चीज में आप ठान लीजिए, आप मेरे भाइयों इस बात को ठान लीजिए कि इस देश के हर क्षेत्र में हमारा बच्चा जो होगा 30% का हिस्सेदार होगा। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्मी क्षेत्र हो, चाहे वो DSP SP क्षेत्र हो। और इसी का कुछ बेहतरीन मुजाहरा आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 30 बच्चे UPSC पास कर चुके हैं। आपको पता है, ये खबर नहीं होगी। और ऐसे लोग इसको UPSC जिहाद बोलते हैं। UPSC जहाँ से लोग कलेक्टर बनता है, DSP बनता है, DM बनता है, वहाँ से आज हमारे बच्चे 30 बच्चे मुस्लिम बच्चे जो है टॉप रैंकिंग में आए हैं। आज इसको ये लोग नाम दे रहे हैं ये UPSC जिहाद है। तो जनाब ऐसे फिरका परस्त ताकतों को हमें कमजोर करना है, कहीं कूड़े खंडर में फेंक देना है जहाँ से ये कभी हमारे बीच फिर से नफरत की आग नहीं फैला सके। इस जगह पे उन्हें भेज देना है कि हमारे आने वाली नस्लें के बीच उनका कोई तस्करा नहीं हो। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नस्लें आपकी बेबाकी से यहाँ रह सके, खुलेआम बोल सके, आज़ादी की जिंदगी जी सके, फिर फिरका परस्त ताकतों को आपको कमजोर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बेबाकी से आपके बच्चे बोले तो आपको आज बोलना होगा। अगर आज आप हक के साथ नहीं रहे, आज शेर के साथ नहीं रहे, आज वैसी साहब के साथ नहीं रहे, तो याद रखिएगा अगर इस देश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमजोर होगी तो आपकी आने वाली नस्लें कमजोर हो जाएंगी। आपकी आने वाली नस्लें गूंगी बहरी होगी, क्योंकि उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगी, उन्हें रहने की आज़ादी नहीं मिलेगी, उन्हें खाने की आज़ादी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये देश मोदी और इसके चमचे और RSS संविधान की राह पे नहीं चला रहे हैं। ये देश वो चाहते हैं कि ये देश RSS के संविधान से चले, लेकिन जब तक इस देश में वैसी जैसा शेर कायम है इंशाअल्लाह इसकी मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली, कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि ये देश वैसी जैसे बैरिस्टर लोगों के ऊपर बनता है, ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के चाहने वालों से है। ये देश चलता है तो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, ना कि RSS के संविधान से चलता है। मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ, RSS का वजूद इस देश में हमारे कदमों के बराबर था, लेकिन 70 सालों में अगर RSS को किसी ने मजबूत किया है इस देश में, अगर 70 सालों में इस देश में एक ऐसी ताकत जो नफरत फैलाती है इस देश में, उसको अगर किसी ने मजबूत किया है तो उसका हकदार सबसे पहले कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस काल में हमें बाबरी मस्जिद का टूटा हुआ ढांचा दिया गया, कांग्रेस काल में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई, ये उनकी हकीकत है। हमारे बच्चों को कमजोर किया गया, हमारी लीडरशिप को मजबूत नहीं किया गया। आपको मैं हकीकत बताता हूँ इन द्वारों की, मैं बताता हूँ लालू प्रसाद यादव की। जब वो घोटाले में फंस गए थे तो उनके पास बहुत बड़ा बड़ा चेहरा मौजूद था, अशरफ अली फातमी मौजूद थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद थे, लेकिन ये हमारा वोट लेकर इक़्तिदार में आए थे। फिर भी इन्होंने जब इन्हें नोटिस दी गई कि आप CM नहीं रह सकते, उन्होंने क्या किया, एक अंगूठा छाप राबड़ी देवी को CM बनाया, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी को नहीं बनाया। लेकिन मुसलमान इस बात को नहीं सोचता है। आज जब डब्बी फेल महेश चौरैया तेजस्वी यादव आ जाता है और कहता है MLA बन के आ जाता है, तो उन्हें डिप्टी CM बना दिया जाता
है, लेकिन उनके बाप के उम्र के जो आरजेडी में है ये लीडर बैठे होते हैं अपनी बारी सिद्दीकी जैसे, असफ अली फातमी जैसे, उन लोगों को किसी हैसियत का नहीं छोड़ा जाता है। आपके लीडरशिप को कोई मजबूत नहीं कर पाता है, आपको कमजोर किया जाता है, लेकिन आप लालच में आ जाते हैं, आप बहकावे में आ जाते हैं। कह दिया कि आपको छोटी मोटी मिनिस्ट्री दे देंगे, कहा मिनिस्ट्री ले लिया, लेकिन आपका डबल आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है। वो चाहता है हम अपने कौम के लिए लड़े, वो चाहता है हम अपने कौम की आवाज उठाएं, लेकिन उनके ऊपर सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है वो पार्टी का प्रेशर होता है। लेकिन पार्टी का प्रेशर नहीं होता तो जिस समय 3 तलाक का बिल पास हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर, हजरत मौलाना मरहूम असरारुल हक कासमी साहब की गाड़ी जाम में नहीं फंसती। ये पार्टी का प्रेशर था जो दिल्ली हाईवे पे भी गाड़ी जाम में। इस बात को आप गौर से सोचिए, लेकिन पार्टी का प्रेशर नहीं था तो हमारे कायम, पार्टी का प्रेशर नहीं था तो मजलिस के चाहने वालों पे नहीं था, जो पार्लियामेंट के अंदर भी बेबाकी से बोला था, जो हमारे हक की आवाज उठाया था। जब सीएबी बिल पास हुआ इस देश में, जब ओवैसी साहब ने उस काले कानून को टुकड़े किए, तो सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था वो काले कानून का जब बिल उन्होंने टुकड़ा किया था वहां से स्टार्ट हुआ था। जब हमारे जामिया की बहनें, जेएनयू के भाइयों ने और सारे देश में एक नई क्रांति आई थी। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ देश के सभी लोगों को कि सभी लोगों ने एकजुट होकर ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट की थी, और उसमें ओवैसी साहब का कहीं न कहीं बहुत बड़ा लोगों को जगाने में। वही रैपर आपके बीच भी किशनगंज से इसकी शुरुआत कर चुके हैं, सीमांचल के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज कमरुल हुदा के रूप में सीमांचल के लोगों ने विधानसभा में एक विधायक भेज चुका है। इसी मजबूती को ओवैसी साहब ने आज और अख्तरुल इमान साहब की क़यादत में आज पूरे बिहार में 50 सीटों का ऐलान किया है, और लोगों को ये मैसेज दिया था कि सुनो मुसलमानों, सुनो बाबा साहेब अम्बेडकर के चाहने वालों, सुनो दलितों, तुम्हारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं था, तुम आरजेडी और जेडीयू की गुलामी कर रहे थे, तो आज मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, एक ऐसा ऑप्शन जो बेबाक है, जो बेबाक है, जो किसी नादान के ऊपर जुल्म नहीं होने देता है, उसका नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। आओ चुनो मजलिस को और अपने हक की आवाज को बुलंद करो, अपने ऊपर हो रहे जुल्मों को के खिलाफ लड़ो, और इसका यही कारनामा है कि बाजपट्टी से भी आज हमारा कैंडिडेट आ रहा है, परिहार से भी हमारा कैंडिडेट आ रहा है, और बिहार के ऐसे 50 सीटों से हमारा कैंडिडेट आ रहा है। तो क्यों ना हम मजबूत करें ऐसे लीडर को जो बेबाकी से बोलता है। मैं आपको एक चंद मिसाल देना चाहता हूँ कि आरजेडी को आपने हमेशा से मजबूत किया है ना, किया ना, बिल्कुल। लेकिन जब अख्तरुल इमान साहब कहते हैं कि हमें गठबंधन में ले लीजिए, क्योंकि अगर आप गठबंधन में नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा उठाएगा। तो ये आरजेडी वाले लोग उन्हें गठबंधन में लेने को तैयार नहीं है। 0.2% मल्ला मुकेश सहनी को गठबंधन में ले लेते हैं, उपिंदर कुशवाहा की पार्टी को गठबंधन में ले लेते हैं, मांझी को गठबंधन में लेने को तैयार है, लेकिन जो इस बिहार की सबसे बड़ी सेक्युलरिज्म की आबादी, माइनॉरिटी की आबादी जो 14% है, उसको वो गठबंधन में लेने को तैयार इस डर से नहीं है कि हमारे जो बाकी लोग हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये भी बात गलत नहीं होगी कि इनके अंदर जो खलबली मची हुई है, हो सकता है अगर हमारे मुसलमान चार्ट में आ जाए कि भाई 50 सीट का ऐलान कर दिया है, आओ अपने गठबंधन करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्हें अगर आप चाहते हैं कैसे फिरका परस्त ताकत जिन्होंने हमेशा से हमें बदनाम किया है, जिन्होंने हमेशा से हमारे ऊपर जुल्म किया है, ज्यादती किया है, वो लोग आपके तलवे चाहते, आपके कदमों में हो तो आपको एक होना पड़ेगा, ओवैसी साहब को मजबूत करना पड़ेगा, उनके कायद को मजबूत करना पड़ेगा, अख्तरुल इमान साहब को मजबूत करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है मजबूत होंगे जब आपके अंदर आप अपने आप को ठीक करेंगे, आपके अंदर एकता होगी। इसे शायर ने भी कहा था कि मुत्तशिर होगे तो मिट जाएगा वजूद, मुत्तहिद होगे तो ठोकर में जमाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग आपके कदमों में आए तो आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको मुत्तहिद होकर ऐसे फिरकापरस्त लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना अभी तो कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, अभी तुम्हें खोजते फिरेंगे, अभी फिर पानी खराब होगा। यही जहनियत रही तो मुझे लगता है कि इस सदी में कोई अब्दुल हमीद होगा या कोई अब्दुल कलाम होगा। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ कि बस आपसे
ये आपका बेटा, आपका नौजवान बस यही रिक्वेस्ट करता है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए। अगर 2020 के विधानसभा इलेक्शन में आपका ये कीमती वोट जो अधिकार आपको 5 साल में मिलता है, उसका सही इस्तेमाल करें। ईवीएम में इस बार आपको एक बटन मिलेगा जिससे पतंग का निशान होगा। आप शहादत की उंगली को उठाकर जिस तरीके से नमाजों में उठाते हैं, उस पतंग को दबा देना और अपने रहबर को चुन लेना जो आपका की लड़ाई लड़ेगा, जो आपके खिलाफ हो रहे जुल्म पे लड़ के खिलाफ लड़ेगा। तो आप चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? आप अपनी शहादत की उंगली को सही जगह पे दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? इंशाअल्लाह लड़ेगी मजलिस तो जीतेगी मजलिस, क्योंकि हम हारने वाली जमात नहीं है। हमें तादाद से कोई मतलब नहीं है। जाकर पढ़िए अपना इतिहास। हम अब भी भारी थे जब 313 थे और हम अब भी भारी है जब इस देश में बची। इंशाअल्लाह लड़ाई जारी रहेगी। जिसको आना होगा आएंगे इस लड़ाई में, जिनको जाना होगा जाएंगे, क्योंकि जंग छोड़ के वही भागता है जिनके बाजू में कुव्वत नहीं। और ये मर्दों की जमात है, ये बेबागों की जमात है। मजलिस में निर्जनों की और बुज़दिलों के लिए कोई जगह नहीं है। और ये ऐलान करता हूँ ये कचहरीपुर से, इस नौजवान की चाहे इम्तियाज भाई की किसी भी मुसीबत की घड़ी में अगर आप लोगों को जरूरत पड़ जाए, एक आवाज दीजिएगा। कसम खुदा की कसम, अगर गोली खाने की भी जरूरत पड़ेगी तो ये सीना दब जाए। बस आप अपने आप को मुत्तहिद रहिए, बस बहकावे में नहीं आइएगा आप लोग। आप हमसे एज में काफी ज्यादा बड़े हैं, आपको अच्छा तजर्बा होगा। आपने सारे दंगे देखे होंगे, आपने सारे जुल्म सहे होंगे। उस जुल्म का अगर आपको हिसाब लेने का वक्त आया है तो ये 2020 का इलेक्शन बाजपट्टी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनकर मजबूत कीजिए और फिर एक लड़ाई लड़िएगा इंशाअल्लाह तालिबों के खिलाफ लड़िएगा। इंशाअल्लाह फिर से आना होता रहेगा। जब तक अपना ही क्षेत्र है इंशाअल्लाह दौरा होता रहेगा। बार बार अपनी बातें रखता रहूँगा, चीखता रहूँगा, चिल्लाता रहूँगा, लेकिन यही कहता रहूँगा कि आपका वोट सिर्फ पतंग को जाना चाहिए, आपका वोट सिर्फ मजलिस को जाना चाहिए। आपकी ये शहादत की उंगली ईवीएम के मजलिस के बटन से दबाते रहिए। आप ये बहकावे में नहीं रहिएगा कि आपका वोट किन और चला जाएगा। अगर आपके हाथ को कोई कहेगा कि आपका वोट बर्बाद हो जाएगा, तो जनाब वोट बर्बाद हो या कुछ भी हो, हम अपने कायद को वोट देंगे। आज बर्बाद होगा, कल बर्बाद होगा, कल इंशाअल्लाह और इक़्तिदार में होगा।